हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है नेम टू मेटल्स व्हिच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। दो मेटल्स के नाम बताइए जो कि क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड्स में से। एसिड्स की बात हो रही है तो एसिड्स वो होते हैं जिसमें से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है, यानी कि एसिड में से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है। तो एसिड में कौन है? हाइड्रोजन है। तो एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस, उस एसिड में से H प्लस को कौन निकाल सकता है, या H को, हाइड्रोजन को कौन निकाल सकता है, उन मेटल्स के नाम लिखने हैं। और साथ ही दो मेटल्स के और नाम लिखने हैं जो कि डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो बात हो रही है डिस्प्लेस होने की। तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, जब भी डिस्प्लेस होने की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात होगी, तो सबसे पहले आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहां पे लिख दी है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे हमें क्या करना है, हमें फोकस रखना है हाइड्रोजन पर। तो बात क्या हो रही है कि डाइल्यूट एसिड्स, मान लीजिए डाइल्यूट एसिड कौन सा है? HCl है। तो इस HCl में हम कौन सा मेटल डालें कि क्या हो जाए, इस H की डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ये H यहां से निकल जाए और जो हमारा मेटल है वो मेटल इसकी जगह पे लग जाए। तो अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, वो इस एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और इस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो बात सीधी सी ये है, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या कर सकते हैं, वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। और कौन नहीं डिस्प्लेस कर सकते? जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में H से नीचे आएंगी, जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर या फिर गोल्ड। ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो पहले हम लिखेंगे वो मेटल्स जो डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। तो कोई भी दो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक लिख देते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, या आप चाहें तो एक आधा और लिख सकते हैं, एंड सोडियम एटसेट्रा, विच लाई अबव द हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन से कहां होते हैं? ऊपर होते हैं। तो विच लाई अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम उन दो मेटल्स की बात भी कर लेते हैं जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड्स में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि वो कौन से होंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे आएंगे। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन आ रहे हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो कोई भी दो मेटल्स के नाम लिख दीजिए, कॉपर या फिर Ag।
आप चाहे तो इनके फुल नेम भी लिख सकते हैं। यहां पे Cu की जगह कॉपर और Ag यानी कि सिल्वर एटसेट्रा विच lie below the hydrogen in reactivity series। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है? रिफाइनिंग का मतलब मेटल को जब हम प्योर स्टेट में लाते हैं, मान लीजिए मेटल है, अभी ये पूरा प्योर नहीं है, जब इसको प्योर किया जाएगा, इसको प्योर करने की प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलिटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिफाइनिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में किसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो रही है? एक मेटल एम की। व्हाट वुड यू टेक एज? तो इसमें कहा गया है कि हम एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज को मानेंगे, इम्प्योर मेटल, प्योर मेटल या क्या करेंगे? तो सवाल ये बना हमारा कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं किसी मेटल की, तो हम एनोड, कैथोड और सोल्ट सॉल्यूशन किस किस चीज को एज्यूम करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाले क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा समझाता हूं ताकि आपके लिए क्वेश्चन समझना आसान हो जाए। देखिए, कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या किया जाता है? दो रोड्स ली जाती है, ये दो रोड्स हो गई, इन दो रोड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें बैटरी लगा दी गई। तो ये क्या है? ये है बैटरी। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और इधर वाला माइनस टर्मिनल। जो ये बड़ी वाली साइड होती है इसको हम प्लस बोलते हैं और छोटी वाली को माइनस बोलते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो रोड है ये है इम्प्योर कॉपर की। मैं कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपको समझा रहा हूं। यानी कि ये जो रोड दिखाई दे रही है ये है कॉपर की रोड, लेकिन ये इम्प्योर है, पूरी प्योर नहीं है। और ये जो रोड है ये कौन सी है? ये है प्योर कॉपर की। उसके बाद क्या किया जाता है? इसमें सोल्ट सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाता है। और ये सोल्ट सॉल्यूशन किसका होता है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को जैसे ही सॉल्यूशन की फॉर्म में वाटर में मिक्स करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि Cu2+ अलग हो जाएगा और SO4 2- अलग हो जाएगा। क्योंकि ये सोल्ट है तो सोल्ट को जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं तो प्लस वाले अलग और माइनस वाले अलग हो जाते हैं इसमें पानी में डालते ही। अब होता क्या है? देखिए, ये इम्प्योर कॉपर है, इसमें कॉपर तो है लेकिन इंप्योरिटीज भी हैं। तो होता क्या है? यहां से इम्प्योर कॉपर वाली रोड में से कॉपर आता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो Cu2+ है वो चला जाता है यहां पे। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। ये वाली रोड में कॉपर है लेकिन इंप्योरिटीज भी है। तो जैसे हम करंट पास करते हैं तो होता क्या है? यहां जो कॉपर है, सिर्फ कॉपर की बात कर रहा हूं, वो सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन में Cu2+ था हमारे पास, तो सॉल्यूशन का Cu2+, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो Cu2+ है वो यहां गया और सॉल्यूशन वाला कहां जाएगा? इस प्योर कॉपर पे जाके चिपक जाएगा। तो कॉपर यहां से यहां जाता है और यहां से फिर यहां चिपकने लगता है। तो होगा क्या? धीरे धीरे ये वाली रोड गलना शुरू हो जाएगी। क्यों गलना शुरू हो जाएगी?
क्योंकि इसका कॉपर जो है ना वो सारा का सारा कहां जाते जा रहा है, यहां पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो ये वाली कॉपर की रोड मोटी होती जाएगी क्योंकि यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, और यहाँ वाली कॉपर की रोड जो कि इम्प्योर थी वो गलना शुरू हो जाएगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और जो भी उसकी इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं रोड की। ये है माइनस, इस माइनस को बोला जाता है कैथोड, और इस प्लस को बोला जाएगा एनोड। माइनस वाले को कैथोड, प्लस वाले को एनोड। कब? जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो रही हो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब जिसमें हमने बैटरी से पावर दी है सेल में। अगर आप सेल बनाते हैं, वो जब आप अगली क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां ये उल्टा भी आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने लिए क्लास 10 के लिए ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक, जब भी इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही होगी तो माइनस का मतलब कैथोड और प्लस का मतलब एनोड। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो हमें यह कहा गया था कि रिफाइनिंग में एनोड कौन होगा? एनोड कौन है? इम्प्योर कॉपर, यानी कि इम्प्योर मेटल जो है उसकी रोड क्या काम करेगी? एनोड की काम करेगी। तो हम यहां लिख देते हैं एनोड कौन होगा? इम्प्योर मेटल। कैथोड कौन होगा? प्योर कॉपर, यानी कि प्योर मेटल। क्योंकि यहां कॉपर की बात नहीं करनी, यहां पे मेटल एम की बात करनी है। तो हम बात कर लेते हैं कैथोड की। तो कैथोड किससे बना है? प्योर मेटल से। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोल्ट सॉल्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसमें प्लस और माइनस के आयंस घूम रहे हो। तो हमने कॉपर सल्फेट जैसे ही पानी में डाला तो आपको Cu2 प्लस और SO4 माइनस आयंस वाला पानी मिल गया ना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जिस पानी में आयंस होंगे वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किससे बनाया था हमने? कॉपर सल्फेट से, यानी कि जो मेटल को हम प्योर कर रहे हैं उसी का ही सोल्ट सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलाइट किससे बना है? मेटल एम। जो मेटल एम है, आप यहां पर एम भी लिख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में बार बार या क्वेश्चन में एम की बात की गई है, तो आप आंसर में एम लिख सकते हैं। तो मेटल एम सोल्ट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है? जो मेटल एम है उसका सोल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और मिलती रहेंगी। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।